नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उंजुला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में धूमधाम से मनाया गया लोक पर्व हरेला। दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण को लेकर गर्मा रही राजनीति। केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के अध्यक्ष ने मंदिर को लेकर दी जानकारी। चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार को जमकर घेरा। हरेला पर्व पर हुए विशाल पौधारोपण कार्यक्रम में जीएम ने किया प्रतिभाग, लोगों को दी लोक पर्व हरेला की शुभकामनाएं। देहरादून में गणेश गोदियाल ने की प्रेस वार्ता आयोजित। खटीमा तहसील में आपदा राशि लेने के लिए उमड़ा जनसैलाब। धूमधाम से मनाया गया जसपुर में हरेला पर्व। हल्द्वानी के विधायक, कमिश्नर और जिलाधिकारी ने किया वृक्षारोपण। मकान में आग लगने से महिला की मौत। सभी व्यापार मंडलों को एक बैनर तले लेकर व्यापारी हितों के लिए किया जाएगा काम। हल्द्वानी में कमिश्नर का छापा, मचा हड़कंप। हल्द्वानी से नहर में बहे युवक की लालकुआ से मिली लाश। कच्ची शराब का लहन किया गया नष्ट। रामनगर में स्वास्थ्य विभाग में अवैध रूप से संचालित 3 पैथोलॉजी लैब सील करते हुए लगाया 65,000 रुपए का जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में भी धूमधाम से मनाया गया, जहाँ जिले के डीएम उदयराज सिंह व किच्छा विधायक तिलक राज बहड़ सहित अधिकारियों ने पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डीएम ने कैंप कार्यालय में भी पौधारोपण किया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पुलिस कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया। डीएम ने सभी जनपद वासियों को लोक पर्व हरेला की बधाई देते हुए कहा कि हरेला हरियाली व खुशहाली का त्योहार है। पौधारोपण के साथ ही उसकी सुरक्षा अति आवश्यक है। उन्होंने क्षेत्र वासियों को आह्वान करते हुए कहा कि पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान दें। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ऋण तो हम निबस्तर का एक सभी लगाए। आज वो पेड़ सागौन। उत्तराखंड राज्य में हरेला पर्व मनाए जाने की परंपरा रही है और आज का दिन सरकार ने इसको लोक पर्व के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है और ये सरकार ने अपील की है, शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि अधिक से अधिक वृक्ष हरेला पर्व के दिनों में लगाए जाएं और उसी कड़ी में जनपद स्तर पर जिला प्रशासन और वन विभाग और सारे डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग करके हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया कि जनपद में कितने वृक्ष लगाए जा सकते हैं, पेड़ कहाँ से मिलेंगे और जगहें कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, प्लाट या जो भी ओपन स्पेस हैं। उस हिसाब से हम लोगों ने जनपद में लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा पौध लगाए जाने का लक्ष्य रखा। उसकी प्लानिंग बन गई है। आज और अगले 2 दिनों में हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग 2.5 लाख पौध डिफरेंट प्रतिष्ठानों में, खाली जगहों में लगाएंगे। उसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण सभी का सहयोग रहेगा, विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका सहयोग रहेगा और विभागों के अपने अपने लक्ष्य भी हैं। तो निश्चित ही ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आज आपने देखा होगा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज कलेक्ट्रेट से इसका शुभारंभ हुआ है। डिफरेंट जो प्रतिष्ठान हैं, जैसे चीनी मिलें हैं, उनके जो ओपन स्पेस हैं वहाँ आज पेड़ लगेंगे। तमाम एग्रीकल्चर के जो स्पेसेस हैं या तमाम और भी जो खाली जगह हैं वहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे। हर विभाग आज के दिन से अपनी शुरुआत कर रहा है और अगले 1-1.5 महीने में ये लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे और अगले 3 दिनों में हम लोग लगभग 2.5 लाख से अधिक पेड़ लगाएंगे। और सारे अधिकारियों को जो उत्साह देखने को मिला है आज आप, और यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण भी आए, आप लोग खुद भी काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत सफल अभियान होगा। संरक्षण के लिए जो पौध लगाएगा ये उसी की जिम्मेदारी होगी। जैसे आज आप जो पौधे यहाँ लगे देख रहे हैं, 1 महीने बाद भी इसका एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि बाय द वे कोई 200 पेड़ में कोई 1 आध पेड़ गड़बड़ हो, बाकी जिम्मेदारी भी दी जा रही है, पहले ही तय कर दी गई। सर आगे के लिए भी ये प्लानिंग आगे के लिए और बनाई जाएगी, अगले वर्षों के लिए। इस साल के लिए हम लोगों ने प्लानिंग बना ली है, तो अगले साल के लिए जो प्लानिंग होगी वो हम लोग पहले ही तय कर लेंगे, जिससे कि ये आयोजन और भी व्यवस्थित ढंग से हो सके। मैं इतना ही कहूँगा कि हम पर्यावरण और वृक्ष 2 अलग अलग चीज़ों को नहीं देख सकते, अलग तरीके से नहीं देख सकते, क्योंकि अच्छा पर्यावरण माने अच्छा वनाच्छा धन, अच्छे वृक्ष, अच्छी संख्या में वृक्ष। तो कहीं ना कहीं वृक्ष ही वो अल्टीमेट चीज़ है जो कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित बनाती है, स्वस्थ बनाती है और रहने लायक बनाती है। जो पिछले कई सालों से हम पूरी दुनिया के स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग की बातें सुन रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं कि वो लगभग प्रैक्टिकल होने लगी हैं और औसत तापमान जो है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की सूचनाएं पिछले दिनों प्रकाशित हुई हैं। तो ये जो सूचनाएं हैं ये डरावनी हैं, क्योंकि यदि हमारे प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो ये मनुष्य के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि उससे हमारे फसल चक्र प्रभावित होंगे प्रतिकूल रूप से और इंसानों का जीना मुश्किल होगा।
तो इसलिए मेरा आज के इस पर्व के अवसर पर, जो कि राज्य सरकार ने लोगों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए, वृक्षों के संरक्षण से जोड़ने के लिए जो एक योजना चलाई है, ये जो आयोजन किया है, इसमें मेरा सभी से ये अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आगे आएँ और धरा को वृक्षों से कवर करने में वन विभाग को अपना सहयोग दें। दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण के विरोध में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित, हकूकधारी और अन्य लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने का विरोध किया। गणेश गोदियाल ने कहा कि एक ट्रस्ट जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है, उसमें जाकर मुख्यमंत्री का केदारशिला के साथ वहां पहुंचकर उसे मंदिर का शिलान्यास करना और उसको केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना, यह कहना कि जो लोग केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते वे दिल्ली के केदारनाथ में अपनी यात्रा कर सकते हैं, ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। इस दौरान शांति प्रदान करने के गोदियाल जी हमारे उचित होगा कि एक ट्रस्ट स्थापित किया जाना जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है और उसमें जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का केदारशिला के साथ वहां पहुंचकर उस मंदिर का शिलान्यास किया जाना और उसकी प्रतिकृति, उसकी आकृति हूबहू केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना और उसको इस रूप में प्रचारित करना कि जो लोग किसी कारण केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर आकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है और इस रूप में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बीती ताई विसार के आगे की सुध ले माननीय मुख्यमंत्री जी ये जनता के सामने कहें कि भाई जाने अनजाने जो कुछ भी भूल हुई है हम उसको ठीक कर रहे हैं, हम वहाँ से केदारशिला वापस ला रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उस ट्रस्ट से वार्ता करके उसका नाम कोई अन्य नाम रखे और इसको इस रूप में प्रचारित न किया जाए कि केदारनाथ मंदिर अब दिल्ली बन गया। दिल्ली के बुराड़ी में 3 एकड़ में केदारनाथ धाम मंदिर बनाया जाना है। इसके लिए बाकायदा एक ट्रस्ट भी बनाया गया है। ट्रस्ट का दावा है कि देश में पहले से केदारनाथ और बद्रीनाथ से मिलते जुलते मंदिर बने हुए हैं। इंदौर में केदारनाथ से मिलता जुलता पंडाल बनाया गया था, लेकिन वो अस्थायी था। वहीं मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर के तर्ज पर एक मंदिर बनाया गया है, लेकिन ये पंडाल नहीं बल्कि एक मंदिर है। ट्रस्ट का दावा है कि देश में जब पहले से ही केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर जैसे मिलते जुलते मंदिर हैं तो दिल्ली वाले मंदिर को लेकर आपत्ति क्यों है। इसके साथ ही सुरेंद्र रोतेला का कहना है कि मंदिर वहीं बनेगा, लेकिन ट्रस्ट के नाम बदलने पर विचार किया जाएगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। वो भगवान का बनाया हुआ है ये मंदिर। बात तो आप ही समझते हैं इसको, लेकिन सभी लोग वहाँ नहीं जा पाते। अभी तो वहाँ शिला कुछ है ही नहीं। ये तो बिना बात पे एक प्रोपेगेंडा में फैलाया जा रहा है कि वहाँ शिला लेके गए हैं, कोई शिला वहाँ पे है ही नहीं। अभी तो सिर्फ वहाँ पे भूमि पूजन हुआ है और वहाँ पे सिर्फ हमने कलश में जो नाग नागिन रखते हैं वही रखा गया, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ जी, मंदिर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो केदारनाथ नहीं जा पाते हैं, उस चढ़ाई को नहीं चढ़ पाते हैं। माना हमने ये किसी को बोला ये वाली बात, वैसे तो बोली नहीं है, ये सिर्फ एक लोगों ने फैलाया हुआ भ्रम। माना कोई उस पर दर्शन करने आता है तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? हमारे देश के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या होती रहती है, क्या हम किसी को बुलाने जा रहे हैं कि हाँ जी वहाँ मत जाओ हमारे पास आओ? ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है? आप तो खुद समझदार हो, आप इस बात का उदाहरण दे दो कि हाँ क्या हम किसी को ये बोल सकते हैं कि हाँ जी आप वहाँ मत जाइए और यहाँ आइए? जो इससे पहले बने हुए हैं क्या उन लोगों ने ऐसा प्रचार किया है? ये तो सिर्फ और सिर्फ धामी जी जो कि वहाँ पे हमारे भूमि पूजन में चले गए, हमारी रिक्वेस्ट पे चले गए। 80% लोग इसमें उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप सभी लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं तो हम उनको वहाँ पे बुला लें। हमने उनको अपनी रिक्वेस्ट पे वहाँ बुलाया। धामी जी का इस हमारे ट्रस्ट से न तो कोई लेना देना है, न उत्तराखंड सरकार से कोई लेना देना है। हमारा ये निजी ट्रस्ट है, इसमें उत्तराखंड से न तो कोई सहयोग राशि मिलती है, ना वो इस ट्रस्ट के अंदर कोई उनका योगदान है।
जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उठाए जा रहे हैं तमाम सवाल। मुख्यमंत्री के जिला चंपावत जिले के तमाम दावों के बावजूद पहाड़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पा रही हैं। वहीं उनके द्वारा कहा गया कि इसी का नतीजा रहा कि एक प्रसूता को जान गंवानी पड़ी। डॉक्टर महिला को एक से दूसरे अस्पताल रेफर करते रहे। अंत में महिला जिंदगी की जंग हार गई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार का पुतला दहन किया। स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल बेहाल हैं। चंपावत का जिला अस्पताल ही खुद बीमार है तो मरीजों का इलाज कैसे संभव हो पाएगा। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। जिस तरह से कल एक प्रसूता की मौत हुई है वो कहीं ना कहीं ज़िला अस्पताल पर जो सारे छोटे अस्पतालों का रिफर सेंटर भी है उसकी कार्य क्षमता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। दो गायनोकोलॉजिस्ट होते हुए उनका ना होना, छुट्टी पर होना या बिना बताए गायब रहना, सीनियर एलएमओ को सीएमओ ऑफिस में अटैच कर देना, तो पैथोलॉजिस्ट जो एलएमओ थी, पैथोलॉजिस्ट थी, उनको टीबी हॉस्पिटल का चार्ज देना, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जिम्मेदार कुर्सियों में बैठे हुए लोग और जो नुमाइंदे जिनको जनता ने चुन के भेजा कोई भी गंभीर नहीं है जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के प्रति। ये कोई आज पहला मामला नहीं है, एक लंबे समय से अस्पताल की उठती रही हैं। चाहे भ्रष्टाचार के मामले हुए, भ्रष्टाचार का जीता जाता नमूना ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। कैसे ओटी में पैसे लेने की बात हुई थी, कैसे आयुष्मान योजना में पैसे लेने की बात हुई थी, आपसे छिपा नहीं है। वो जांच समिति और उनकी रिपोर्टें क्या होंगी ये भविष्य के गर्त में है। मगर आज जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, हम लोगों ने ये कहते हैं कि चंपावत आदर्श जिला और चंपावत आदर्श जिले की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। जब आदर्श जिले में ये हालात हैं, चंपावत के लोग इन्होंने मुख्यमंत्री को चुना था और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जब यह हाल है, कोई पुरसा हाल नहीं है, कोई जानने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं है, इतनी बड़ी घटना हो गई तो पूरे जिले में जो दूर दराज के हॉस्पिटल हैं उनमें क्या हाल होगी। एक उप जिला चिकित्सालय, वहाँ सामान्य डिलीवरी नहीं हुई, वहाँ से रिफर होकर आई, और यहाँ जिला अस्पताल, यहाँ के डॉक्टर्स देखो आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता? क्या यहाँ के जिलाधिकारी को नहीं पता? क्या सीएमओ को नहीं पता? और नहीं पता है तो इनको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए और नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। मैं ये सारी जनता जान रही, सारे लोग जान रहे हैं और ये लोग नहीं जान रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। ये सब अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं और ऑल इज वेल का मैसेज दे रहे हैं, जबकि धरातल पर स्थिति एकदम उलट है। मैं यहाँ की मातृशक्ति से, यहाँ के नौजवानों से भी, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, और उन नौजवानों से, युवाओं से कहना चाहता हूँ ये 1.5 GB डाटा खर्च करने में ना लगे रहें मोबाइल पर। यह हम सब के आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। सड़कों पर उतरे और इन बेईमानों से जंग लड़ें। 16 जुलाई को उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को चंपावत जिले में काफी धूमधाम से मनाया गया। हरेला महोत्सव के तौर पर मनाते हुए जिले में कई जगह पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा पौधों का रोपण किया गया। वहीं लोहाघाट में मां झूमाधुरी की पहाड़ियों में ग्राम्य विकास विभाग लोहाघाट के द्वारा विशाल पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन ग्राम प्रधान पाटन पाटनी जानकी बोहरा की अध्यक्षता में किया गया। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। हरेला के महोत्सव पर पूरे जनपद में लगभग 300 से अधिक ग्राम सभाएं हैं और करीब 130 से ऊपर वन पंचायतों में इस प्रकार का जो है वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रत्येक विकासखंड में इस तरह के वृहद कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज इसी के क्रम में विकासखंड लोहाघाट में आज हम लोग ये झूमाधुरी के देवी के प्रांगण में आज हम लोग ये वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो फोर्सेज हैं, ITBP है, SSB है, हमारी नागरिक पुलिस है, इसके अलावा जो हमारे NCC के बच्चे हैं, NSS के बच्चे हैं, हमारे महिला समूह हैं, नर्सिंग कॉलेज के बच्चों ने बहुत उत्साह दिखाया है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि साहब आज जनपद में जो है पूरा एक जनोत्सव के रूप में आज हम इस हरेला पर्व को यहाँ मना रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय प्रमुख जी का, हमारे जितने भी महिला समूह यहाँ पे पहुंची हुई हैं, जिस जोश से इन्होंने आज यहाँ किया, मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष हम जो है जो भी हमारे वृक्षारोपण के टारगेट है वो हम सभी आज इस पर रिकॉर्ड तोड़ जो है वृक्षारोपण कर पाएंगे। सर, उत्तराखंड जो है इस समय सतत विकास की श्रेणी में नंबर 1 राज्य इस समय पूरे भारतवर्ष में आया है और हमें प्रयास करना है कि जो ये सतत विकास की बात चलती है कि जो आज जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है तो उसमें जल संरक्षण का और जो वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमने लीड ली है, उत्तराखंड आज पूरे देश में नंबर 1 है और हमें चंपावत को इसमें नंबर 1 बनाना है। यहाँ पर सभी को आज के हमारे जो उत्तराखंड में ये पर्व मनाया जाता है हरेला, उसकी बधाई देती हूँ। और यहाँ पर हमारे द्वारा भी हमारे जिलाधिकारी द्वारा और हम सबके द्वारा यहाँ पर अभी वृक्षारोपण किया गया और ये वृक्षारोपण हमारे पूरे आगे आने वाले भविष्य में हम सबका बहुत साथ देगा और हमारे जो हमारा ये पूरा पर्यावरण है इसको संरक्षित करेगा। जय हिंद सभी को और हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई। विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में उत्तराखंड के
इस क्षेत्र में ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और मनाया ही नहीं जाता बल्कि इसको क्रियान्वयन भी किया जाता है जमीन के ऊपर। और ये विगत 1 वर्षों से मैं यहाँ पर देख भी रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि जिस प्रकार से भागीदारी जिला स्तर की जिला अधिकारी लोग और उसके अलावा जो यहाँ की जनता है, क्योंकि जनता जनार्दन और उनका अगर सहयोग मिल जाता है, उनकी अगर ये मनोइच्छा है तो फिर कई कार्य जो हैं वो संपन्न हो जाते हैं। अन्यथा सरकार के द्वारा तो बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं, कहाँ तक पहुँचती हैं कहाँ तक नहीं पहुँचती, उसमें बहुत कुछ जो है वो जन यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ के लोकल स्थानीय निवासी, उनका भी बड़ा एक योगदान होता है। तो आज इस विशेष अवसर पर इस प्रकार से जो ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, हरेला का पर्व तो है ही, उसके साथ साथ ये जो भावना है कि हम अपने इलाके को ग्रीन करें, हम इसको बिल्कुल हरा भरा क्षेत्र बनाएं ताकि किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई वन संपदा से संबंधित या हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और उसको पर्यावरण में सहयोग हमको मिलता रहे। और ये आपने देखा पिछले किस प्रकार से जो आग भी लगी थी वनों में, उसमें भी कई पौधों को नुकसान होता है, कई वन्य जीव जंतु बहुत माइक्रोब्स जो होते हैं वो, उसके अलावा जो अन्य वन्य प्राणी हैं उनको भी दिक्कत होती है, उनके शेल्टर्स भी जलते हैं और उनको भी भाग के दूसरी जगह शरण लेना पड़ता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं CWC सदस्य गणेश गोदियाल की प्रेस वार्ता। शहीदों की आत्मा की शांति के लिए रखा गया मौन। गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ और मंगलौर की जनता का जताया आभार। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास का गोदियाल ने किया विरोध। गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री के बयान का किया विरोध। बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को गुमराह कर रहे हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कहीं न कहीं टकराव करता है केदारनाथ धाम ट्रस्ट से जो खटीमा में दैवीय आपदा आई, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा राहत चेक भेजा गया और प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को 5,000 रुपए देने की घोषणा की थी। उसको देखते हुए खटीमा क्षेत्र में जिनको चेक नहीं मिला वो तहसील परिसर में पहुंचे, जिसको लेने के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है। यहाँ तक कि भीड़ कंट्रोल से बाहर हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा खटीमा ब्लॉक के प्रत्येक क्षेत्र में आपदा प्रभावित लोगों को धनराशि मुहैया करने के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। आप जानते हैं यहाँ पर बाढ़ आपदा का जो चल रहा है तो उसमें सभी का हर तरीके से नुकसान हुआ है, तो सभी मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से सब लोग परेशान हैं। तो ये सभी महिलाएं यहाँ पर आई हैं और ये हमारी बिगराबाद से हेमवती दीदी आई हैं। तो ये महिलाओं का मतलब ये है कि इनका जो फसलों का नुकसान हुआ है तो उसके लिए तो मैंने इनको समझा दिया है कि आपके जो आपकी ग्राम सभा में आके पटवारी जी सर्वे करेंगे और उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। क्यों, लेकिन फिर भी महिलाएं थोड़ी परेशान है कि वो सोचती है कि हम खुद पटवारी जी से बात करें। इसी विषय से हम लोग आज तहसीलदार साहब से और एसडीएम साहब से हम लोग मिले हैं और उन्होंने हमें उनको सांत्वना दी है कि हम वहीं उनके घर आके उनको सबको मुआवजा दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी सोच है कि घर घर जाके हमारी जो सरकार है उनके पास जाके उनको राहत राशि दी जाएगी। धन्यवाद आपका। मामला है अब सुना होगा आपने, लेकिन मैंने अभी नहीं ये चीज़ नहीं सुनी है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोग चाहते हैं कि पहले जनता का ही हो, तो सभी जनता को मिल रहा है, क्योंकि अभी हमें नहीं, हमें उनका साथ देना है। तो जिससे हमारे धामी जी की सोच है सबका साथ सबका विकास, तो जो भी आपने ये सुना है ये गलत सुना है, तो मैं इसकी वो करती हूँ। इसी विषय में हम लोग की कल हमारे नंदन खड़ाया जी हमारे मंडी अध्यक्ष जो है मंडी अध्यक्ष जी के हमारी एसडीएम साहब से वार्ता हुई है। तो इस विषय में तो हमारे एसडीएम साहब ने बोला है कि क्या कहते हैं, मतलब एक परिवार में एक दिया जाएगा और जो दूसरा अगर किसी ने लिया भी होगा तो वह स्थगित हो जाएगा, तो उनका जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो एक परिवार चेक मतलब राहत राशि जी। आधार कार्ड नहीं था तो मैं लेने गया था। बिगराबाद में चेक मिले हैं 2-2, 3-3 एकड़ में और कुछ लोगों को भी नहीं मिला है और वो लोग वो महिला पहचान नहीं रहे। हाँ, जिस घर में नुकसान हुआ उनको एक भी नहीं मिला है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं तो सबको मिले। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों की इतनी बड़े उसमें सहायता की है, और हम लोग चाहते हैं कि वास्तव में जिन लोगों का नुकसान हुआ है और जिन लोगों को के लिए जो राशि दी गई है उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए, और जो लोग इससे बाढ़ से जिनका नुकसान हुआ है उन्हें भी मिलना चाहिए। और दोबारा मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का क्या कहते हैं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी एक आपदा को लेकर के उन्होंने इस काम का वो सहायता की है। तो जो उन्होंने जो रूल्स निकाले हैं जिन लोगों तक पहुँचना चाहिए वो जरूर पहुँची जाए। हमारी यही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से यही हमारी आशा है। आपका नाम? मेरा नाम भगवंती राणा है और मैं ग्राम सभा बिगराबाग से हूँ।
और ऐसा है कि जहाँ पे जो टीम जा रही है, जिस गांव के लिए गठित हुई है, वो टीम पूरे धैर्य से काम करे और सभी को बुला करके, जैसे माने एक सामूहिक बैठक बुला करके तब चेक दिया जाए। ये ना कि छुपाते हुए कुछ लोगों को 2-2, 3-3 पकड़ा दिया जाए और कुछ लोगों को बिल्कुल ना दिया जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पूरे प्रदेश भर में हरेला पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में हरेला पर्व पर तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर और फाटो रेंज में वन विभाग द्वारा हरेला पर्व पर वृक्षारोपण व जागरूकता कार्यक्रम किया गया और लोगों को बताया गया कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी पतरामपुर कृपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि सरकार द्वारा और उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार 16 जुलाई से 16 अगस्त तक हरेला पर्व मनाया जाएगा, जिसमें जगह जगह वृक्षारोपण किया जाना है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। डालो पानी। 16 जुलाई को हमारा ये उच्च स्तर से निर्देश जो हमें मिले हैं और सरकार की जो थीम है इस साल की हरेला पर्व पर, इसमें हमने जो है 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक जो है हमने जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम करने हैं। इसमें वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना है और उनमें इसके प्रति अधिक से अधिक लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो हम इस बीच में विभिन्न स्कूलों में, सरकारी संस्थाओं में और खाली भूमि में, ग्राम सभा की भूमि में, जहाँ जहाँ हमें जो है जगह मिलेगी वहाँ पर हम वृक्षारोपण करेंगे और लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे। यहाँ पर टारगेट दिया गया है दक्षिणी जसपुर रेंज में 1000 पौधे हमारे विभागीय स्तर पर हम लगाएंगे और बाकी जो गांव वालों को अगर निःशुल्क कुछ पौधे चाहिए तो वो हमारी जो नर्सरियां हैं, स्थायी नर्सरियां हैं, वहां से पौधे ले सकते हैं। हल्द्वानी में हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण अभियान किया गया। नैनीताल रोड स्थित पार्क में कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और जिलाधिकारी वंदना सिंह ने वृक्षारोपण किया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान से सभी लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा रखने का संदेश दिया। इस दौरान लोगों को फलदार और छायादार वृक्ष भी वितरित किए गए। साथ ही नगर निगम कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हरेला की सभी लोगों को सबसे पहले शुभकामनाएं देती हूँ और हमारे यहाँ जनपद में 5.5 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है सभी विभागों के माध्यम से। उसमें मनरेगा से भी ग्राम स्तर पर पौधे लगाए जा रहे हैं। आज सभी विकास खंडों में भी हरेला में वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ हर साल हम लोग ये पर्व मनाते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति में इस पर्व का बहुत महत्व है। तो हम लोग उसी भावना के साथ, उसी मैसेज के साथ आज पौधारोपण भी करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के अलावा भी जो अन्य काम हैं उन पर भी हम लोग जो है फोकस करें। जल संरक्षण करें। अभी मानसून है, बरसात हो रही है। अगर अपने घरों में हम छोटी छोटी रिचार्ज संरचनाएं बना लेंगे, डीप रिचार्ज पिट इत्यादि छोटे छोटे बना लेंगे, तो जो जल है वो बह जाता है बरसात में नदी नालों में, उसको हम भूमिगत जल के साथ मिलाकर उसका संरक्षण कर पाएंगे। ये भी मैसेज आपके माध्यम से देना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं प्रदेश और देश की जनता को हरियाली के इस पर्व पर, हरेले के इस पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही मैं हर एक से निवेदन करता हूं कि इस समय पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्षों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे निवेदन किया है कि अपने माँ के नाम एक वृक्ष जरूर लगाएं और वृक्ष लगाएं नहीं, उसको पालें सेंतें भी। तो सभी लोग इस बरसात में अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी संभव हो वहाँ वृक्ष लगाएं और उनका पालन पोषण करें ताकि हरियाली हो, ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारी पूर्ति हो। क्योंकि पर्यावरण जिस तरह से दूषित हो रहा है, अगर इसी तरीके से नाधुंड पेड़ कटे और पेड़ लगाए नहीं गए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके सबको चलना पड़ेगा। तो बहुत सजग होके हमको रहना है और पर्यावरण के प्रति सजग होके वृक्षों को लगाना है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नहर पार नई बस्ती के एक मकान में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने से मकान का सामान जलकर राख हो गया। साथ ही आग की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। वहीं सूचना पर दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। चलो
7 बजे के समय हमारे पास सूचना प्राप्त हुई और फायर ब्रिगेड गाड़ी तुरंत छोटी वाहन तुरंत गई और वहाँ पर मालूम चला कि मोहल्ला नई बस्ती रहमत नगर नहर के पास अमजद नामक व्यक्ति सन ऑफ रईस के घर में आग लगी थी। और आग लगने पर देखा कि अमजद खुद झुलस गया था आग बुझाते समय। और आग का लगने का कारण ऐसा रहा कि शायद उसमें गैस रिसाव था, क्योंकि हमने जब गैस सिलेंडर बाहर निकाला तो गैस सिलेंडर में भी वो था लीकेज, मतलब गैस रिसाव हो रहा था। उसे निकाला, अंदर उसके कपड़े और कुछ गत्ते सत्ते रखे हुए थे, उसमें आग लग गई थी। और उसमें नसीमा नामक एक महिला थी, उम्र लगभग 60 वर्ष, और उसकी वो झुलस गई थी बुरी तरह से और वो उसकी मृत्यु हो गई वहीं पर ही। फिर हमने पुलिस को कॉल किया, कोतवाली जसपुर से टीम आई और मृतका को वो हॉस्पिटल ले गई है और जो घायल व्यक्ति था उसको भी निजी वाहन से हॉस्पिटल भेज दिया है। अब जब पूरा भी उसका जांच करेंगे, वो बयान लेंगे वहाँ से, तब पूरा उसका मालूम चलेगा कि किस प्रकार घटना घटी। हल्द्वानी में अखिल उद्योग व्यापार मंडल संपूर्ण भारत के बैनर तले आज शहर के वरिष्ठ व्यापारी नेताओं द्वारा बैठक के साथ एक भव्य स्वागत कार्यक्रम नगर निगम के मुख्य सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें शहर के व्यापारी नेताओं के साथ गणमान्य लोग मातृशक्ति ने भी अपनी भागीदारी की, जिसमें व्यापार मंडल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा का स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा व्यापारियों द्वारा स्वागत कार्यक्रम से गदगद होकर सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त किया गया। साथ ही विश्वास दिलाया व्यापारियों के साथ हमेशा संगठन को भी साफ सुथरा और बेहतर बनाया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये देखिए, कोई मैंने नहीं बनाया है, ये एक संगठन जो है उत्तर प्रदेश का और करीब 20 राज्यों में करीब 5 वर्षों से काम कर रहा है। उन्होंने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है, ये इसलिए मैंने जिम्मेदारी ली। मैं बहुत लंबे टाइम से व्यापार मंडलों से साथ काम भी करा हुआ है। प्रैक्टिकल व्यापारी हित में कहीं भी आप देख लीजिए, हो सकता है हमसे बड़े संगठन हो, हमसे ज़्यादा पुराने संगठन हो, परंतु व्यापारी हित में एक भी काम नहीं है। जो मेरी पहली प्राथमिकता है, हल्द्वानी में व्यापारी भवन होना चाहिए, क्योंकि पूरे कुमाऊँ का हब है हल्द्वानी। इतने दूर दूर से धारचूला से मुंशारी से भी व्यापारी यहाँ आता है, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आवासीय उसको प्रदान करेंगे, ताकि व्यापारी हित के लिए बढ़ावा मिलेगा। और टूरिज्म को लेकर के जो नैनीताल में आपने देखा, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कॉर्बेट हो, चाहे नैनीताल हो, भीमताल हो, उन सब में सीजन टाइम में आपने देखा होगा व्यापारी का सिर्फ शोषण होता है। व्यापारी की वजह से सरकार चलती है, शासन प्रशासन हमारे ही टैक्स की वजह से चलता है। तो देखिए, सुविधाएं मिलेंगी व्यापारियों को, जब सुविधाएं मिलेंगी तो व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और छोटा व्यापारी आपने देखा होगा, कभी आग लग जाती है, चोरी होती है, उसको कोई भी सहायता नहीं मिलती है शासन प्रशासन से। और व्यापारियों के लिए हम इंश्योरेंस भी करेंगे। अगर जो व्यापारी हमारे संगठन से जुड़ेगा, उसको हम जो है मासिक उसका सालाना एक छोटा सा न्यूनतम लेकर के उसको इंश्योरेंस भी प्रदान करेंगे। उससे मैं जुड़ा हूँ और आज मेरे जो सहयोगी हैं पंडित विशाल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने नए व्यापार मंडल का गठन किया है। मैं इन्हें शुभकामनाएं देना आया हूं और मैं भविष्य में आशा करता हूं व्यापारी हितों के लिए ये काम करेंगे। जैसे छोटी छोटी व्यापारियों की समस्याएं हैं जिनसे इन्होंने मुझे अभी अवगत कराया। जैसे दूर दराज से कोई व्यापारी अगर यहाँ पर आता है तो उसको बहुत महंगे होटल में यहाँ पर ठहरना पड़ता है, उनके लिए सुविधाएं करने का काम करेंगे। और जैसे किसी की वहाँ चोरी हो गई, आग लग गई, उनका इंश्योरेंस करने का वो काम करेंगे। और जो शहर में या गांव के अंचल में है सुलभ शौचालयों की कमी है, उसको ये बनवाने का काम करेंगे, ऐसा इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। तो मैं दोबारा इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। योगेश जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी पिछले 28-30 वर्षों से जो है संगठन से जुड़ा हूँ और व्यापार मंडल में कार्य करता हूँ। क्योंकि व्यापारी जो पहले व्यापारियों में जो एक आवाज़ में दम था, वो आज दम जो है कमज़ोर होते जा रहा है। क्योंकि इस बीच में आप देखेंगे कई आपदा आई है, तो उसमें व्यापारियों का कई नुकसान हुआ है। उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है हम सरकार को जो है जागरूक नहीं कर पाए कि हमारी व्यापारियों के लिए जो है आप लोगों का क्या ऐसा प्लान है कि व्यापारी जो है दोबारा फिर अपनी ज़मीन पर खड़ा हो सके। और दूसरी चीज़ क्या है कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो संगठन अगर काम करेगा तो संगठन के हिसाब से ही लोग जुड़ेंगे। क्योंकि पहले ही कार्यरत जो है यहाँ पे 4 संगठन जो है काम कर रहे हैं व्यापार मंडल के नाम से, और ये एक और व्यापार मंडल खड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों की जो है जो दर्द है
वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो दर्द जो है ये अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से जो है व्यापारी हितों की बात करेगा और व्यापारियों के लिए जो है कुछ काम करने की इच्छा है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बीते दिन हल्द्वानी में एसडीएम कोर्ट, सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय और प्राधिकरण दफ्तर में छापेमारी की। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की छापेमारी से अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने सबसे पहले कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर को चेक किया और दफ्तर में नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद प्राधिकरण ऑफिस में फाइलों को देखा और पेंडेंसी कम करने के साथ ही सभी फाइलों की स्कैनिंग के निर्देश दिए। कमिश्नर दीपक रावत ने संबंधित जेई से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगते हुए जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को नक्शे से संबंधित कार्यों में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए और फाइलों का तत्काल निस्तारण होना चाहिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और देखिए, समय समय पे सीनियर ऑफिसर्स को, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, उनको देखने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। विशेषकर कितने लोगों की उपस्थिति है, तो पहले तो मैंने यही देखा कितने लोग उपस्थित हैं, तो 3 लोगों का मुझे पता नहीं मिला जो एब्सेंट पाए गए, उन पे कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पब्लिक से रिलेटेड जो काम है, जैसे नक्शे तो आप जानते हैं लोग आवेदन करते हैं या चालान भी होता है तो उसका डिस्पोजल होना चाहिए, वो मैं देखने यहाँ पे आया था। तो एक तो यहाँ पे ये जो दिक्कत मुझे लगी कि जो फाइल्स हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2 अधिकारी हैं, उनके कोर्स चल रहे हैं, तो उनका जो लेखा जोखा है एक साथ दिया जा रहा है। तो पहले निर्देश तो मेरे ये हैं कि इनको अलग अलग करें। सेकेंडली, जो व्यावसायिक मामले हैं और जो आपके गैर व्यावसायिक मामले हैं, डोमेस्टिक हैं, इनका विवरण भी अलग अलग होना चाहिए। काफ़ी जगह मैंने देखा कि नोट शीट्स पे भी सिग्नेचर नहीं है। और ईयर वाइज जो फाइलों का लेखा जोखा रहना चाहिए कि कौन सा मामला कब से चल रहा है, कितने मामले ज़्यादा पुराने हैं, ताकि उनको वरीयता मिल सके और डिस्पोजल हो, वो भी नहीं है। तो उसके कंप्लायंस के लिए यहाँ पे कहा गया। एक अच्छी बात यहाँ पे ये मिली कि जो डिस्पोजल होना चाहिए 15 दिन में आपके घरेलू नक्शे का, 30 डेज़ में व्यावसायिक का, तो वो डिस्पोजल अच्छा है और सारे के सारी जो पत्रावलियाँ समय पर निस्तारित हो रही हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आज देखने आ रहा था, जिसकी मुझे काफ़ी जगह शिकायत मिल रही है कि व्यावसायिक निर्माण में निर्देश मेरे ओर से बहुत सख्त हैं कि कहीं पे कमर्शियल अगर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो लीगली चालान होना ही चाहिए। जिस मामले में चालान नहीं किया जा रहा है, मात्र उसको विजिट करके हम वापस आ जा रहे हैं, इसमें ये प्रकार की अनियमितता तो है ही, इसमें फिर अन्य प्रकार की गड़बड़ियों के भी चांसेस रहते हैं, जो कि एक मामले में मुझको यहाँ पे मिला। तो दोबारा मेरी ओर से पूर्व में भी निर्देश दिए गए हैं कि जब इंस्पेक्शन कोई हो रहा है तो उसमें विधिवत नोटिस, या फिर काम हो रहा शुरू हो गया है तो विधिवत जो सीलिंग है ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं किया जा रहा है तो उसमें सीरियस कार्रवाई होगी। यहाँ पे भी ऐसा मामला मुझे मिला जहाँ पे कि इस तरह चीज़ें नहीं हो रही थी, और मैंने सभी मामलों में देखने के लिए कहा है, अगर भविष्य में कोई मैटर मेरे सामने ऐसा आता है जहाँ पे कि हम मात्र विजिट करके घूम फिर के चले आए हैं, तो इसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा। और जो मामला आज मेरे संज्ञान में आया, उस मामले में मैंने अनुशासनिक जांच करने के लिए आपसे कहा है कि अनुशासनिक जांच करें, सुनवाई का अवसर दें, और जो भी उसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो अपनी ओर से दंड भी दें। जेई की भूमिका भी संदिग्ध है कुछ जांच के लिए, आपने देखिए, मैंने इसमें कहा है कि इसमें जो ये मामला है, अगर आप किसी व्यावसायिक बिल्डिंग में जा रहे हैं, आप पाते हैं कि यहाँ पे जो गतिविधि है वो नहीं हो रही है और रूल्स के अनुरूप नहीं हो रही, तो आप नोटिस तो देंगे ही। आप सिर्फ वहाँ पे बोल चाल के तो नहीं चले आएंगे, और बोल चाल पे चले आने के बाद आप कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो आज मैंने यहाँ पे देखी। तो इसमें जो भी संबंधित उनके अभी इमीडिएटली सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करके और सुनवाई का अवसर देते हुए इस मामले में दोषी पाए जाते हैं, जो भी दंड देना है अपने स्तर से देंगे। थैंक यू। हल्द्वानी में बीती 11 जुलाई की देर रात देवखड़ी नाले में बहे आकाश का शव जयपुर बीसा लालकुआं में मिल गया है। पुलिस अब पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी हुई है। इससे पहले वॉक में माल के पास और मुखानी नहर में उसकी खोजबीन की गई, जिसमें शासन प्रशासन, NDRF कई लोगों ने इसकी खोज की, लेकिन युवक का कहीं पता नहीं चल सका। सोमवार को आकाश की लाश लालकुआं जयपुर बीसा के पास मिली है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक व्यक्ति जो कि देवखड़ी नाले से के करीब बह गया था, उसकी आज शव बरामद हुआ है। वो हल्दी चौड़ के पास एक गांव है जयपुर बीसा, वहाँ पर जंगलों में उसका शव बरामद हुआ है। 5 दिन की खोजबीन के बाद उसको फिर अब यहाँ लाया गया है, मोर्ची लाया गया है। जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। उसके अलावा हमारे स्तर से राज्य आपदा मोचन नीति के तहत जो भी राहत राशि वितरण की जानी है वो उसके परिजनों को तत्काल हम लगातार लोगों से अपील करते हैं कि जब भी तेज पानी का बहाव हो या बारिश का मौसम हो तो राफ्टों पर या नदी नालों के समीप ना जाएं। लेकिन फिर भी कई बार लोगों से लापरवाही हो जाती है, कई बार चूक के कारण ये सब घटनाएं हो जाती हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। अपनों को करीब लाए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सोमवार को रामनगर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में तुमड़िया डाम इलाके में आबकारी विभाग द्वारा अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद करने के साथ ही हजारों लीटर लहन भी नष्ट किया गया। इसके संबंध में जानकारी देते हुए आबकारी निरीक्षक उमेश पाल ने बताया कि अभियान के तहत इस क्षेत्र में जंगल में अवैध रूप से चल रही थी शराब की भट्टियों को तोड़ते हुए मौके पर शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए तथा 5000 लीटर से अधिक लहन मौके पर नष्ट किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, ये आबकारी आयुक्त महोदय के अध्यक्षता में 4 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आदेशित किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी और एवं संयुक्त आबकारी आयुक्त एवं जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में रामनगर क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही भट्टियाँ और घरों की जो शिकायत मिल रही थी कि जगह जगह पर शराब बेची जा रही है, उस बीच हमने 4 से 15 जुलाई के बीच में 4 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में अधिकतम स्थानों पर दबिश दी और चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर 8 से 10 केस अभियोग दर्ज किए और 10-15 हज़ार लहन नष्ट किया। और सर, आज जो कार्रवाई की है तुमड़िया डैम में, आज तुमड़िया डैम में मालधन के क्षेत्र में हमने दबिश दी। दबिश के दौरान अवैध रूप से संचालित 2-3 भट्टी चल रही थी, उनको तोड़ा। मौके पर जो तस्कर थे वो फरार हो गए, उधर डैम में भाग गए और काफ़ी पीछा किया, लेकिन वो सब पानी में घुस गए तो वर्दी पानी में गिल्ली हो जाती, इस वजह से फिर हमने वो सब वहाँ लैन वैन जितना भी था भट्टी थी सब ड्रम तोड़े। उसके पास आसपास के क्षेत्रों के घर की तलाशी ली। वहाँ तलाशी के दौरान एक घर में 4 से 5 ट्यूबें मिली, जिसमें 200-250 लीटर शराब बरामद हुई और जिसमें से 2 अभियोग दर्ज किए गए, एक अज्ञात एक ज्ञात। सर, लहन कितना नष्ट किया गया? लहन 4 से 5 हज़ार के आसपास लहन नष्ट किया गया है। रामनगर शहर व ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को फिर से अभियान चलाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि टीम द्वारा कोटद्वार रोड लखनपुर क्षेत्र में बिंगो हेल्थ केयर लैब पर 10,000 रुपये तथा शिवलालपुर चुंगी के समीप स्थित न्यू शेख डायग्नोस्टिक सेंटर पर 25,000 रुपये का तथा किसी क्षेत्र में जगदम्बा पैथोलॉजी लैब पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई करते हुए इन तीनों लैबों को सील कर दिया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने आज फिर अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ अभियान चलाया है। किस प्रकार की कार्रवाई की गई है, कितना चालान लगाया गया? आज भी पूर्व की भांति हमारी टीम ने जो लैब संचालित यहाँ पर हो रही हैं उनके निरीक्षण किया था, जिसमें पहला निरीक्षण हमने लखनपुर कोटद्वार रोड में किया था बिंगो पैथोलॉजी लैब के, उसमें जो मैक्स लैब का कलेक्शन सेंटर चला रहे हैं, वहाँ पर उनके पास जो कलेक्शन सेंटर का MOU है उसमें वैधता परिभाषित नहीं थी कि कब तक के लिए उनको वैध किया गया है, कब तक उनको ऑथराइज़ किया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का उनके पास नहीं था, फायर सेफ्टी वगैरह नहीं था और उन्होंने CEA में लैब सरेंडर शो किया हुआ है, फिर भी वो संचालित कर रहे थे, जिसके क्रम में उनको लैब को बंद कर दिया गया है और 10,000 का जुर्माना लगाकर सभी प्रपत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया है। उसके उपरांत न्यू शेख डायग्नोस्टिक शिवलालपुर में किया गया। उनके पास जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकरण हुआ था 2019 का था, 4 वर्ष पूर्व वो कालातीत हो चुका है और उनके पास किसी भी प्रकार के कोई भी प्रपत्र उपलब्ध नहीं थे, ना ही BMW से रिलेटेड, ना ही PCB से, ना ही डॉक्टर के कोई डॉक्यूमेंट्स थे, ना ही LT के कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध थे। उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाकर लैब को बंद कर दिया गया है। तीसरा हमने जगदम्बा पैथोलॉजी में किया था निरीक्षण, उनके पास भी किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। CEA में रजिस्ट्रेशन उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया है और उनका कोई अभिलेख चिकित्सक के या लैब टेक्नीशियन के वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। उनके ऊपर 30,000 का जुर्माना करके लैब को बंद कर दिया गया है। एक डॉक्टर निकुंज क्लिनिक शिवलालपुर पर ही उनका कलेक्शन चलता है और उनके कलेक्शन सेंटर में जो MOU हैं और जो भी प्रपत्र वैध प्रपत्र थे वो सब उपलब्ध थे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।